अब हम आगे चलते हैं वेटनरी सर्जरी के टॉपिक हार्निया पे। ठीक है, तो सबसे पहले हार्निया क्या होता है? हार्निया इज द प्रोट्रूजन ऑफ एनी टिश्यू स्ट्रक्चर और ऑर्गन थ्रू मस्कुलेचर और मेम्ब्रेन। ठीक है, हार्निया क्या होता है? इट इज अ प्रोट्रूजन ऑफ एनी टिश्यू स्ट्रक्चर और ऑर्गन थ्रू एनी मस्कुलेचर और एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, किसी भी मस्कुलेचर या मेम्ब्रेन से ओपनिंग होकर कोई भी ऑर्गन, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी टिश्यू अगर बाहर आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? हार्निया बोलेंगे। ठीक है, सो जनरली जो हार्निया होता है वो जो एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स होते हैं वो हार्निएट होकर अपने पोजीशन से चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम और क्या कह सकते हैं? द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी leaves its original place and goes under skin due to normal opening or any accidental injury। ठीक है, इसमें क्या होता है? पर्टिकुलरली जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स, एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन या उसका कोई पार्ट, स्ट्रक्चर या टिश्यू अपने ओरिजिनल पोजीशन को लीव करके अंडर द स्किन आ जाता है। और क्या अंडर द स्किन आ जाता है? क्या, क्यों, कैसे आता है? ड्यू टू एनी नॉर्मल ओपनिंग और एनी एक्सीडेंटल इंजुरी की वजह से। ठीक है, तो वो क्या करता है? अपने ऑर्गन से लीव होके अंडर द स्किन आ जाता है और वहां पे कैसा दिखता है? क्या करता है? स्वेलिंग प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, स्वेलिंग इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ अफेक्शन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज हार्निया। ठीक है, दिस इज नोन एज हार्निया। ठीक है, अब हम क्या आगे बात करेंगे? इटियोलॉजी क्या होती है हार्निया की। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इज द इटियोलॉजी ऑफ हार्निया। ठीक है, हार्निया की इटियोलॉजी क्या होती है? किस कारण से हार्निया होता है? तो जनरली जो कॉजेस होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, पहला इज दी प्रीडिस्पोजिंग कॉजेस, जो कि पहले से जो कॉज अगर कहीं प्रेजेंट हो तो उनको हम क्या बोलेंगे? प्रीडिस्पोजिंग कॉजेस। ठीक है, प्रीडिस्पोजिंग कॉजेस में क्या होता है कि अगर एनी ट्यूमर और एब्सेस, अगर कोई ट्यूमर और एब्सेस या वुंड किसी पेरिटोनियम में या कहां पे? एब्डोमिनल मसल में प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा? उसमें परफोरेशन क्रिएट कर देगा पेरिटोनियम में और एब्डोमिनल जो मसल है हमारी उसमें। ठीक, क्या करेगा? इट क्रिएट्स एन ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग क्रिएट करेगा और जो हमारा एब्डोमिनल ऑर्गन है वो अपने पोजीशन से हार्निएट होकर इस ओपनिंग के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या रीजन बताया मैंने कि एनी ट्यूमरस ग्रोथ, एनी वुंड या फिर कोई भी एब्सेस एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर अकर कर रहा है तो वो क्या करेगा? जो पेरिटोनियम है और एब्डोमिनल मसल्स हैं उनमें परफोरेशन क्रिएट करेगा और कोई भी एब्डोमिनल ऑर्गन अपनी पोजीशन को छोड़ के हार्निएट होके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो पहला रीजन प्रीडिस्पोजिंग में ये हो सकता है। ठीक है, इज दी फर्स्ट। सेकेंड इज दी इंक्रीज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। ठीक है, अगर जो एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? ऑर्गन अपने पोजीशन से हार्निएट हो जाएंगे। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर
किन कंडीशंस में बढ़ जाएगा? एब्डोमिनल का प्रेशर कब बढ़ जाता है? जैसे कौन सी कंडीशन में बढ़ता है? जैसे टिम्पैनी। टिम्पैनी, टिम्पैनी मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ एयर। क्या? एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में जब एयर का एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा तो वो क्या कॉज करता है? टिम्पैनी। तो टिम्पैनी जब होगी तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इनसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी बढ़ जाएगा। ठीक है, और किस कंडीशन में हो सकता है? इम्पैक्शन। इम्पैक्शन, ठीक है, इम्पैक्शन जनरली जब लार्ज अमाउंट ऑफ इंजेस्टा एनिमल खाना मतलब फीड या फॉडर को कंज्यूम कर लेगा तो वो क्या कॉज करेगा? एब्डोमिनल कैविटी मतलब स्टमक में क्या करेगा? इंपैक्शन क्रिएट करेगा। तो इंपैक्शन क्रिएट करेगा तो वो इंपैक्शन इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। तो इंटेस्टाइन कहाँ होती है? हमारी एब्डोमिनल कैविटी में। तो क्या होगा? इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ये भी इंक्रीज करेगा। और किस कंडीशन में होता है? प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीजेस। तो जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये पेरिटोनियम और एब्डोमिनल मसल को क्या करेगा? रप्चर कर देगा। ठीक है, क्या करेगा? रप्चर करेगा। तो रप्चर होंगे तो क्या होगा? ओपनिंग क्रिएट हो जाएगी, ओपनिंग हो जाएगी और जो ऑर्गन्स है वो क्या हो जाएंगे? दैट विल हार्निएट। ठीक है, तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जब बढ़ेगा तो वो पेरिटोनियम और एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेच करेगा तो उसमें ओपनिंग क्रिएट हो जाएंगी और जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन है वो हार्निएट होकर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई? इटियोलॉजी ऑफ द हार्निया में पहला कॉज क्या होगा? द प्रीडिस्पोजिंग कॉजेस। सेकेंड कॉज क्या होता है? सेकेंड कॉज इज द एग्जिस्टिंग कॉजेस। ठीक है, जो एक्चुअल में कॉजेस होता है। ठीक है, एक्चुअल में जो कॉज है वो क्या होता है? जब एनिमल किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट से टकरा गया या फिर कोई इंजरी एक्सीडेंटल या फिर कोई गाड़ी से ठोकर लग गई या फिर किसी ऑब्जेक्ट से ठोकर लग गई तो क्या होता है? जो पेरिटोनियम है या हमारा जो एब्डोमिनल मसल है वो रप्चर हो जाएंगे। एब्डोमिनल मसल विल रप्चर और बर्स्ट और फिर अगेन ओपनिंग क्रिएट होगी और जो ऑर्गन होगा हमारा हार्निएट हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गन विल हार्निएट। तो जो हमारा इटियोलॉजी क्या होती है? दो तरह की होती है। द इटियोलॉजी कैन बी द प्रीडिस्पोजिंग कॉजेस विच इंक्लूड्स प्रेजेंस ऑफ एनी एब्सेस वुंड ऑन द पेरिटोनियम एंड एब्डोमिनल मसल। दूसरा क्या होगा? क्या तो अभी क्या बात कर रहे थे हम इटियोलॉजी की? पहला था प्रीडिस्पोजिंग कॉजेस, दूसरा क्या था? एग्जिस्टिंग कॉजेस। अब इसके बाद हम चलेंगे कि मतलब हर्निया के पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ हर्निया। ठीक है, हर्निया के पार्ट कितने होते हैं? तो हर्निया के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मेजर कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कौन कौन से? सबसे पहले क्या होता है? हर्नियल ओपनिंग या फिर उसको क्या बोलेंगे हम? हर्नियल रिंग। ठीक है, पहला क्या होगा? जहां से ऑर्गन माइग्रेट हुआ है दैट इज हर्नियल ओपनिंग और इसको ही क्या बोलते हैं? रिंग, हर्नियल रिंग। ठीक है, दूसरा क्या होगा? हर्नियल कंटेंट्स। ठीक है, कंटेंट्स मतलब कि कौन सा ऑर्गन, कौन सा टिश्यू, कौन सा स्ट्रक्चर जो वहां से हर्निएट हुआ है, कौन सा स्ट्रक्चर या फिर तो वो क्या होगा? हर्नियल कंटेंट्स में आएगा। ठीक है, थर्ड क्या होता है? हर्नियल सैक। ठीक है, या इसको स्वेलिंग, जो उस एरिया में जो स्वेलिंग हो रही है जिस सैक के अंदर वो क्या हो जाएगा? थर्ड पार्ट हो जाएगा। तो पहला इज दी हर्नियल रिंग, दूसरा इज दी हर्नियल कंटेंट एंड तीसरा इज दी हर्नियल सैक। ठीक है, अब इसके बाद टाइप्स ऑफ हर्निया। ठीक है, हर्निया कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, तो हर्निया इज बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स। ठीक है, एक्सटर्नल हर्निया एंड सेकेंड वन इज द इंटरनल हर्निया। ठीक है, अब
एक्सटर्नल हर्निया क्या होगा, जो हर्निया में हमें विजिबल स्वेलिंग दिखेगी, ठीक है, हम देखेंगे और जब उसको पाल्पेट करेंगे तो उस एरिया पे हमें स्वेलिंग दिखेगी, तो एक्सटर्नल वो हमें दिख रहा है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल हर्निया। पर इंटरनल हर्निया में हमें दैट विजिबल स्वेलिंग इज नॉट सीन, ठीक है। तो एक्सटर्नल हर्निया में क्या बोला है मैंने, विजिबल स्वेलिंग इज ऑब्जर्व्ड, ओके, ठीक है। और ये एक्सटर्नल हर्निया किसका होगा, एक्सटर्नल एब्डोमिनल हर्निया एंड इट इज इंटरनल एब्डोमिनल हर्निया, ठीक है। अब एक्सटर्नल हर्निया के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, तो इट इज ऑफ, पहला टाइप क्या होता है इसका, पहला टाइप होगा पेरिनियल हर्निया, ठीक है। दूसरा टाइप इज दी अम्बिलिकल हर्निया, ठीक है। थर्ड इज दी स्क्रोटल हर्निया, फोर्थ इज दी पेरिनियल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, स्क्रोटल हर्निया, एंड फोर्थ इज दी क्रूरल हर्निया, एंड फिफ्थ इज दी वेंट्रल हर्निया, ठीक है। तो एक्सटर्नल हर्निया इज डिवाइडेड इनटू 5 parts, 5, that is perineal hernia, second is the umbilical hernia, third is the scrotal hernia, fourth is the crural hernia and fifth is the ventral hernia। अब हम बात करेंगे कि ये सारे हर्निया होते क्या है। तो सबसे पहले पेरिनियल हर्निया की बात करेंगे। पेरिनियल हर्निया, जब कोई हर्नियल कंटेंट या फिर कोई भी एब्डोमिनल ऑर्गन पेरिनियल रीजन में आ जाए, ठीक है, जो पेरिनियम रीजन होता है एनिमल का, उसमें अगर हर्नियल कंटेंट आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, हर्नियल कंटेंट कम्स इनटू पेरिनियम, ठीक है। अगर हर्नियल कंटेंट पेरिनियम में आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, पेरिनियल हर्निया, ठीक है। अम्बिलिकल हर्निया में क्या होगा, द एब्डोमिनल कंटेंट comes into where एम्ब्लाइकस, ठीक है, जो न्यूबॉर्न्स में ओपनिंग प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्लाइकस ओपनिंग। तो वहां पे अगर एब्डोमिनल कंटेंट आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अम्बिलिकल हर्निया। स्क्रोटल हर्निया, अगर इंटेस्टाइन या फिर कोई भी एब्डोमिनल ऑर्गन कहाँ आ जाए, स्क्रोटम में आ जाए, ठीक है, स्क्रोटम में आ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्रोटल हर्निया, ठीक है। क्रूरल हर्निया क्या होता है, जब हर्नियल कंटेंट कम्स नियर दी टू रियर लिम्स, जो आगे के रियर लिम्स होते हैं उनके पास अगर कंटेंट आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रूरल हर्निया, ठीक है। वेंट्रल हर्निया इज अ टाइप ऑफ हर्निया, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेंट्रल हर्निया के बारे में, ठीक है। वेंट्रल हर्निया, ठीक है। वेंट्रल हर्निया में क्या होगा, देयर इज रप्चर इन दी एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। कहां पे रप्चर होता है, रप्चर इन एब्डोमिनल जो वॉल होती है उसके अंदर रप्चर होने की वजह से अगर एनी ऑर्गन कम्स तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेंट्रल हर्निया, ठीक है। वेंट्रल हर्निया इज मोस्टली कॉमन इन कैटल में जो कॉमन हार्निया कौन सा मिलता है, इज दी वेंट्रल हार्निया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। वेंट्रल हार्निया किसमें कॉमन होता है, इट इज कॉमन इन कैटल्स, ठीक है। क्यों होता है, ड्यू टू एनी एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से, एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से कौन सा हार्निया होता है, वेंट्रल हार्निया, ठीक है। कोई भी एक्सीडेंटल इंजरी होगी तो जो हमारा एब्डोमिनल वॉल है वो क्या होगा, रप्चर हो जाएगा, और रप्चर हो जाएगा तो जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं वो इस वॉल से होते हुए बाहर स्किन की तरफ आ जाएंगे। तो वेंट्रल हर्निया इज कॉमन इन केस ऑफ कैटल एंड इट अकर्स ड्यू टू दी एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंटल इंजरी, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, एक्सटर्नल एब्डोमिनल हर्निया की। अब हम नेक्स्ट चलेंगे किस पे, इंटरनल एब्डोमिनल हर्निया, ठीक है। तो इंटरनल एब्डोमिनल हर्निया, अब हम क्या बात करेंगे, इंटरनल हर्निया के बारे में, ठीक है। इंटरनल हर्निया, ठीक है। इंटरनल हर्निया का एग्जाम्पल क्या है, डायफ्रेगमेटिक हर्निया, ठीक है। इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, DH,
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल हर्निया इज द डायफ्रेगमेटिक हर्निया, ठीक, दैट इज ऑल्सो नोन एज DH। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, इंटरनल हर्निया में क्या होगा, हमें विजिबल स्वेलिंग नहीं दिखेगी जहां पे हर्निया हुआ रहेगा। ठीक है, तो विजिबल स्वेलिंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड। ठीक है, इसमें हमें विजिबल स्वेलिंग एट द साइट पे नहीं दिखेगी। ठीक है, किस में दिखती है, हमें एक्सटर्नल हर्निया में दिखती है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट, कौन क्या होता है एग्जाम्पल, इज दी डायफ्रेगमेटिक हर्निया। ठीक है, तो ये जो हमारा डायफ्रेगमेटिक हर्निया होता है, इट इज मोस्ट कॉमन इन बफेलोज। किसमें कॉमन होता है, बफेलोज। ये भी क्वेश्चन है कि डायफ्रेगमेटिक हर्निया किस में कॉमन होता है, इट इज मोस्ट कॉमन इन बफेलोज। ठीक है, तो क्यों बफेलोज में होता है, क्योंकि बफेलो की क्या आदत होती है, ये क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट फीडिंग करती है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट फीडिंग करती है। ठीक है, तो इसमें फीडिंग करते के टाइम कोई भी अगर शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि मेल, ठीक है, मेल वगैरह अगर बफेलो या फिर किसी भी एनिमल ने खा लिया, तो ये मेल क्या करेगी, ये कहां पर चली जाती है, रूमेन के थ्रू इट गोज इनटू रेटिकुलम। ठीक है, रेटिकुलम, और रेटिकुलम में जाकर ये जो मेल वगैरह होगी, ये क्या करेगी, डायफ्राम को पियर्स करते हुए कहां चली जाएगी, थोरैसिक कैविटी में। ठीक है, डायफ्राम जो होता है, इट इज एन बैरियर टू थोरैसिक एंड द एब्डोमिनल कैविटी। तो कोई बफेलो ने क्या किया, इनडिस्क्रिमिनेट फीडिंग और कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि मेल वगैरह उसको खा लिया, कंज्यूम कर लिया, सो वो जो शार्प ऑब्जेक्ट होगा वो रूमेन के थ्रू रेटिकुलम में जाएगा, रेटिकुलम में इरिटेशन कॉज करके क्या करेगा, परफोरेशन क्रिएट कर देगा, किसमें, डायफ्राम में जब परफोरेशन क्रिएट कर देगा, तो कोई भी ऑर्गन जैसे कि रेटिकुलम ही कह सकते हैं, रेटिकुलम क्या करता है, अपनी पोजीशन से वहां से एब्डोमिनल कैविटी से होता हुआ, डायफ्राम से होता हुआ कहां चला जाता है, थोरैसिक कैविटी में चला जाता है। ठीक है, तो रेटिकुलम क्या होगा, अपनी पोजीशन से हार्निएट हो जाएगा। ठीक है, जो परफोरेशन नेल की वजह से क्रिएट हुआ है, तो इस टाइप ऑफ हार्निया को हम क्या बोलते हैं, दैट इज डायफ्रेगमेटिक हार्निया। ठीक है, तो डायफ्रेगमेटिक हार्निया किसका एग्जाम्पल है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल हार्निया। ठीक है, अब इसके बाद क्या बात करेंगे हम, डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम एक्सटर्नल और इंटरनल हार्निया की। ठीक है, तो फर्स्ट इज दी एक्सटर्नल हार्निया की कैसे करेंगे डायग्नोसिस, एक्सटर्नल हार्निया। तो मैंने बताया कि एक्सटर्नल हार्निया में क्या होता है, हमें विजिबल स्वेलिंग दिखाई देती है, हम उस एरिया पे स्वेलिंग देखेंगे तो हम देखकर ही बता देंगे कि वो क्या है, ये हार्निया की कंडीशन है, हार्नियल रिंग मिलेंगे हमें। ठीक है, उसको पाल्पेट जब करेंगे तो क्या मिलेंगे, हार्नियल रिंग इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, व्हेन वी पाल्पेट दैट एरिया वी ऑब्जर्व हार्नियल रिंग। ठीक है, और क्या होगा, साइड पे स्वेलिंग भी होगी। ठीक है, लेकिन इस स्वेलिंग को हमको डिफरेंशियल डायग्नोज करना रहता है, किससे, एब्सेस से या फिर ट्यूमर से। ठीक है, ट्यूमर में कैसी स्वेलिंग होती है, हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट स्वेलिंग कैसी होती है, हार्ड स्वेलिंग होती है। ठीक है, और एब्सेस में फ्लक्चुएटिंग स्वेलिंग। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग स्वेलिंग। ठीक है, और हार्निया में क्या होगा, हमें अलोंग विथ स्वेलिंग क्या दिखेगा, हार्नियल रिंग्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एक्सटर्नल हार्निया को, सबसे पहले क्या मिलेगा, हमें स्वेलिंग मिलेगी, तो इस स्वेलिंग को हमें डिफरेंशियल डायग्नोस करना रहेगा, किससे, एब्सेस से या फिर ट्यूमर से। ट्यूमर में कैसी स्वेलिंग होती है, हार्ड होती है, लेकिन एब्सेस में कैसी होती है, फ्लक्चुएटिंग। हार्निया में जो स्वेलिंग होगी उसके साथ हमें क्या मिलेंगे, और हार्नियल रिंग्स भी मिलेंगे, तो इससे हम डिफरेंशिएट कर लेंगे एक्सटर्नल हार्निया की, एक्सटर्नल हार्निया है या ट्यूमर है या कोई एब्सेस है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ये तो एक्सटर्नल हार्निया की डायग्नोसिस हो गई। अब दूसरा क्या है, इंटरनल हार्निया। ठीक है, दूसरा क्या है,
इंटरनल हार्निया। ठीक है, इंटरनल हार्निया को कैसे डायग्नोज करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, तो डीएच में हमें कैसे सिम्टम्स मिलेंगे? डीएच में क्या मिलेगा? डीएच में मिलेगा रिकरेंट टिम्पैनी। ठीक है, बार बार एनिमल में टिम्पैनी होगी। ठीक है, हम मेडिकेशन दे रहे हैं, उसके बाद भी एनिमल में टिम्पैनी आएगी। ठीक है, टिम्पैनी मतलब क्या? एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव एयर इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो मेडिकेशन देने के बाद भी दोबारा से टिम्पैनी एनिमल में दिखेगी, तो रिकरेंट टिम्पैनी इज द सिम्टम ऑफ डीएच। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा सिम्टम्स मेजर देखने को मिलता है हमें डायफ्रेगमेटिक हार्निया में? दैट इज रिकरेंट टिम्पैनी। ठीक है, और क्या दिखेगा? एनोरेक्सिक होगा एनिमल। ठीक है, डल, डिप्रेस्ड। ठीक है, डल, डिप्रेस्ड। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हमें डीएच में दिखेंगे, तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? डायग्नोस कर लेंगे। ठीक है, तो अब पहले हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे हार्निया की। तो पहला क्या बताया मैंने? पहले बताया कि अगर एक्सटर्नल हार्निया होगा तो उसमें क्या होगा? हमें विजिबल स्वेलिंग दिखाई देगी, और उसको हमें किससे डिफ्रेंशिएट करना रहता है? ट्यूमर और एब्सेस में से। फिर हमने क्या बात की थी? इंटरनल हार्निया को कैसे डायग्नोस करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स के अलावा और किस बेसिस पे डायग्नोसिस कर सकते हैं? एक्सरे की हेल्प से भी हम इंटरनल हार्निया को डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या थी? डायग्नोसिस ऑफ द हार्निया। अब नेक्स्ट हम चलेंगे, दैट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ द हार्निया। ठीक है, तो अब क्या पढ़ेंगे हम? ट्रीटमेंट ऑफ हार्निया। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ हार्निया। तो पहला क्या करेंगे? फर्स्ट बाय अप्लाइंग प्रेशर बैंडेज। ठीक है, क्या करेंगे ट्रीटमेंट में? सबसे पहले क्या करेंगे? बाय अप्लाइंग दी प्रेशर बैंडेज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? प्रेशर बैंडेज को अप्लाई कर देंगे। एक हार्नियल प्रेशर बैंडेज आता है, ठीक है, मार्केट में, तो उसको हम ले लेंगे और उसको अप्लाई कर देंगे। कहाँ पे? जहां पे हार्नियल स्वेलिंग हमें देखने को मिल रही है, वहां पे उस बैंडेज को लगा देंगे। ठीक है, और जो हार्नियल कंटेंट्स हैं उनको दोबारा अपने पोजीशन पे वापस ओरिजिनल प्लेस पे उसको कर देंगे पहले। ठीक है, और प्रेशर बैंडेज को अप्लाई कर देंगे टाइटली एट द साइट ऑफ स्वेलिंग। ठीक है, जब हम प्रेशर बैंडेज अप्लाई कर देंगे साइट ऑफ स्वेलिंग पे, तो क्या होगा? जो हमारा मसल्स हैं, जो हार्नियल जहां जो मसल है उस हार्निया के रीजन में, एब्डोमिनल मसल, वो धीरे धीरे हील हो जाएंगी और जो ओपनिंग क्रिएट हुई थी मसल में, वो क्या होगी? वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो प्रेशर बैंडेज को हम जनरली कितने दिनों तक रखते हैं? अप टू 10 to 15 डेज तक। 10 to 15 डेज के बाद क्या होता है? उस एरिया में मसल्स जो होती है वो हील हो जाती है और ओपनिंग जो है वो बंद हो जाती है। ठीक है, तो क्या करेंगे? फर्स्टली वी अप्लाई प्रेशर बैंडेज at the site of hernial swelling। ठीक है, जो हार्नियल स्वेलिंग की साइट है उस पे हम प्रेशर बैंडेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? जो हार्नियल, उसके बाद जो हार्नियल कंटेंट्स हैं आर प्लेस्ड टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, हार्नियल कंटेंट्स को हम उसके ओरिजिनल पोजीशन पे प्लेस कर देंगे, प्रेशर बैंडेज अप्लाई कर देंगे एट द साइट ऑफ हार्नियल स्वेलिंग। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो मसल्स हैं, मसल्स हील एट दैट एरिया। ठीक है, मसल्स जो होंगी वो हील्स हो जाएंगी एट दैट एरिया पे, तो जो ओपनिंग क्रिएट हुई था ओपनिंग में क्लोज। ठीक है, फिर इसको कब तक रखेंगे? प्रेशर बैंडेज इज अप्लाइड अप टू हाउ मेनी डेज? 10 to 15। प्रेशर
bandage is applied for how many days? 10 to 15 days तक हम उसको अप्लाई करेंगे। until कब तक? until इसमें से इन अप्रॉक्स रेंज है until the swelling subside। ठीक है, अप टू 10 to 15 डेज में मसल जो होती है वो हील हो जाती है, लेकिन तब तक उसको चेक करते रहेंगे कि जब स्वेलिंग सबसाइड हो गई है 10 to 15 डेज के अंदर, तो हम उस प्रेशर बैंडेज को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? पहला तरीका टू ट्रीट दी हार्निया। ठीक है, सेकेंड तरीका क्या होता है? सेकेंड इज बाय अप्लाइंग हर्नियल क्लैम्प। ठीक है, सेकेंड तरीका क्या होता है कि हम हर्नियल क्लैम्प को लगा दें। हर्नियल क्लैम्प एक तरह का डिवाइस होता है, उसको क्या करते हैं, जो हर्नियल स्वेलिंग होती है उसके बेस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इज जब हर्नियल कंटेंट्स आर प्लेस्ड बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, जो हमारी हर्नियल कंटेंट है, कोई भी ऑर्गन है, कोई भी स्ट्रक्चर है, टिश्यू है, उसको वापस उसकी पोजीशन पे पहले हमने प्लेस कर देना। फिर क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप, जो हमारा हर्नियल क्लैम्प इज अप्लाइड एट द बेस ऑफ दैट हर्नियल रिंग। ठीक है, जो हमारी पहले सारे ऑर्गन्स को हम बैक कर देंगे ऑन टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। उसके बाद जो हमारी हर्नियल क्लैम्प है उसको कहाँ लगाएंगे? उसको हम एट द बेस ऑफ दी, जो ओपनिंग क्रिएट हुई है उसके बिल्कुल ही बेस पे नीचे की ओर लगा देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा? ओपनिंग एक दूसरे की उससे क्या होगा? द हर्नियल ओपनिंग विल कम क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, जो हर्नियल ओपनिंग है वो एक दूसरे के पास आ जाएगी। ठीक है, जब कांटेक्ट में आ जाएगी तो उस एरिया की जो मसल है वो क्या होगी? वो हील होने लगेगी। ठीक है, वो हील हो जाएगी। ड्यू टू कॉन्टैक्ट द मसल ऑफ दैट एरिया विल हील। और इसमें कितना टाइम लगता है? 10 to 15 डेज का टाइम लगेगा। ठीक है, तो पहला था हमारा, पहला तरीका क्या था? बाय अप्लाइंग दी प्रेशर बैंडेज। दूसरा तरीका था बाय अप्लाइंग हर्नियल क्लैम्प। ठीक, दूसरा तरीका क्या था? बाय अप्लाइंग दी हर्नियल क्लैम्प। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे? जो भी हर्नियल कंटेंट्स है उसको दोबारा उनके ओरिजिनल पोजीशन पे ला देंगे। जो ओपनिंग के थ्रू हर्नियल कंटेंट्स वो गए हैं, उस ओपनिंग पे हम उसके सब बेस पे एट द बेस वी अप्लाई दी हर्नियल क्लैम्प। हर्नियल क्लैम्प लगाने के बाद उसको हम 10 to 15 डेज तक वैसे ही पोजीशन में रखेंगे। ड्यू टू द कॉन्टैक्ट द मसल विल स्टार्टेड हीलिंग। अब कब तक हील हो जाएगी? 10 to 15 डेज में जो मसल होगी वो हील हो जाएगी और फिर हम उस हर्नियल क्लैम्प को निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ट्रीटमेंट ऑफ द हर्निया। तो थर्ड ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? बाय मीन्स ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन में क्या करेंगे? हम हर्नियल जो ओपनिंग है उसको क्या करेंगे? हर्नियल जो रिंग हमारी क्रिएट हुई है उसको हम सूचर लगाकर क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो 3 तरीके हो गए ये हार्निया को ट्रीट करने के। बाय अप्लाइंग द प्रेशर बैंडेज, बाय अप्लाइंग द हर्नियल क्लैम्प, या फिर बाय डूइंग द ऑपरेशन। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हर्निया जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? इसी से फॉरेन बॉडी सिंड्रोम। ठीक है, फॉरेन बॉडी सिंड्रोम, इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? FBS। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका? FBS। ठीक है, फॉरेन बॉडी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि अगर एनिमल कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, एनिमल की यह आदत होती है कि वो इनएनिमेट
इनडिस्क्रिमिनेट फीडिंग करता है, ठीक है, कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को खा लेता है, ठीक है। तो अगर एनिमल ने क्या इंजेस्ट कर लिया, एनिमल इंजेस्ट एनी शार्प ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट को अगर एनिमल इंजेस्ट कर लेगा, ठीक है, जैसे कि नेल हो गई, निडल हो गई, ठीक है, ठीक है। तो अगर एनिमल कोई शार्प ऑब्जेक्ट को इंजेस्ट कर लेगा जैसे कि नेल, निडल, तो क्या होगा, ये शार्प ऑब्जेक्ट रूमेन से होता हुआ कहाँ जाएगा, रेटिकुलम, कहाँ जाएगा, रेटिकुलम, ठीक है, रेटिकुलम में जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इट विल कॉज इरिटेशन टू द रेटिकुलम। रेटिकुलम में ये नेल या फिर निडल जाएगी तो क्या करेगी, ये रेटिकुलम में क्या करेगी, इरिटेशन कॉज करेगी, कॉजेस इरिटेशन टू द रेटिकुलम, ठीक है, इरिटेशन कॉज करेगी। तो इरिटेशन कॉज करेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रोमैटिक रेटिक्यूलाइटिस, क्या बोलते हैं, ट्रोमैटिक रेटिक्यूलाइटिस, ठीक है। तो रेटिकुलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेटिकुलम, ठीक है। तो अगर कोई फॉरेन बॉडी एनिमल ने इंजेस्ट कर दी, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट या फिर कोई फॉरेन बॉडी जो कि जिसका नेचर कैसा है, शार्प नेचर है, ठीक है, जैसे कि नेल, निडल, तो क्या करेगा, ये रूमेन से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, रेटिकुलम में जाएगा। रेटिकुलम में जाकर ये नेल या निडल क्या करेंगे, इरिटेशन कॉज करेंगे, किसको, रेटिकुलम को। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोमैटिक रेटिक्यूलाइटिस, ठीक है। फिर अगर यही फॉरेन बॉडी किसको अफेक्ट करेगी, हार्ट को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रोमैटिक रेटिकुलाइटिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर यही फॉरेन बॉडी हार्ट को अफेक्ट करेगी, हार्ट को अफेक्ट कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रोमैटिक पेरिकार्डाइटिस, क्या बोलेंगे, ट्रोमैटिक पेरिकार्डाइटिस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रोमैटिक पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है, जब फॉरेन बॉडी अफेक्ट्स दी हार्ट, ठीक है, पेरिकार्डियम को जब अफेक्ट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोमैटिक पेरिकार्डाइटिस, ठीक है, ट्रोमैटिक पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। तो इसमें ट्रोमैटिक पेरिकार्डाइटिस में एक सिम्टम जो मेजर सिम्टम दिखाई देता है, दैट इज इडिमा। इडिमा कहां पे हो जाता है, एट द ब्रिस्किट रीजन, ठीक है, जो हमारा ब्रिस्किट रीजन होता है एनिमल का, वहां पे क्या होता है, इडिमा का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसको ब्रिस्किट रीजन पे इडिमा बन जाता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्रिस्किट इडिमा, ठीक है। तो क्या मेजर सिम्टम्स एनिमल को देखने को मिलता है, दैट इज दी ब्रिस्किट एडिमा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जी ये फॉरेन बॉडी, क्या पढ़ रहे थे हम, फॉरेन बॉडी सिंड्रोम। तो कोई अगर फॉरेन बॉडी जिनका नेचर कैसा है, पेनिट्रेटिंग नेचर, ठीक है, विच आर शार्प इन नेचर, वो अगर हार्ट को अफेक्ट कर देते हैं, हार्ट में जाकर पियर्स हो जाते हैं, तो क्या कॉज करेंगे, इन्फ्लेमेशन इन दी हार्ट। तो जब इन्फ्लेमेशन इन दी हार्ट कॉज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोमैटिक पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। तो ट्रोमैटिक पेरिकार्डाइटिस में हमें क्या सिम्टम्स मिलते हैं, दैट इज दी ब्रिस्किट इडिमा। क्या मिलता है एनिमल में, ब्रिस्किट इडिमा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यही फॉरेन बॉडी अगर डायफ्राम को अफेक्ट करे, ठीक है, डायफ्राम को अफेक्ट करे फॉरेन बॉडी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्रेगमेटिक, पीछे हम पढ़ चुके हैं, दैट इज दी डायफ्रेगमेटिक हार्निया, ठीक है, डायफ्रेगमेटिक हार्निया, ठीक है। यही फॉरेन बॉडी अगर रूमेन में गई, फिर उसके बाद कहाँ गई, रेटिकुलम में गई, रेटिकुलम में जाकर डायफ्राम में चली गई और वहां पे क्या किया, परफोरेशन कॉज किया, क्या किया, परफोरेशन क्रिएट किया, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी द व्हाट डज इट कॉज, डायफ्रेगमेटिक हार्निया। तो इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम्स पहले डिस्कस किया था, दैट इज दी रिकरेंट टिम्पैनी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर फॉरेन बॉडी डायफ्राम में परफोरेशन कॉज करता है तो इट कॉजेस, क्या कॉज करेगा, इंपॉर्टेंट, दैट इज डायफ्रेगमेटिक हार्निया।
तो मेजर सिम्टम्स क्या मिलते हैं डायफ्रेगमेटिक हार्निया में, ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिकरेंट टिम्पैनी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉरेन बॉडी सिंड्रोम के बारे में हो गया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, सिम्टम्स क्या एनिमल में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या मिलते हैं एनिमल में, पहला हो गया कि रिकरेंट टिम्पैनी मिल सकता है। ब्रिस्केट इडिमा किसमें मिलेगा, अगर हार्ट अफेक्टेड होगा, डायफ्राम अफेक्टेड होगा तो हमें रिकरेंट टिम्पैनी मिलेगा। और जनरलाइज क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एनिमल विल बी एनोरेक्सिक। ठीक है, एनोरेक्सिक, ठीक है, मतलब एनिमल खाना पीना छोड़ देगा। ठीक है, एनोरेक्सिया इज द कंप्लीट सीजेशन ऑफ द फूड। ठीक है, और एनिमल कैसा हो जाएगा, डल, एनिमल विल बी डल। ठीक है, और डिप्रेस्ड, ठीक है, और abducted एल्बो। ठीक है, abducted एल्बो का मतलब होता है कि जो एनिमल का एल्बो जॉइंट है वो क्या होगा, बॉडी से दूर होके, एनिमल का जो एल्बो जॉइंट है वो बॉडी से दूर होके, अवे फ्रॉम द बॉडी होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, abducted एल्बो। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिम्टम इज द abducted एल्बो। ठीक है, तो ये कुछ जनरलाइज सिम्टम्स एनिमल को मिलेंगे इन केस ऑफ फॉरेन बॉडी सिंड्रोम। ठीक है, अगर लेबोरेटरी फाइंडिंग देखें तो क्या मिलेगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स एक काइंड ऑफ सेल्स हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं। ठीक है, इनका नंबर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए, सिम्टम्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे, डायग्नोसिस पे। ठीक है, तो हमने क्या बात कर ली, सिम्टम्स के बारे में बात कर ली। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम, डायग्नोसिस ऑफ द फॉरेन बॉडी सिंड्रोम। ठीक है, इसमें डायग्नोसिस कैसे करेंगे, फर्स्ट डायग्नोसिस विल बी बेसिस ऑन सिम्टम्स। ठीक है, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स। ठीक है, क्लिनिकल सिम्टम्स के बेसिस पे हम डायग्नोसिस करेंगे। ठीक है, सिम्टम्स मैंने पहले डिस्कस कर दिए कि अगर ब्रिस्केट इडिमा मिल रहा है एनिमल में तो कौन सी कंडीशन होगी, ट्रोमैटिक पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन होगी। ठीक है, अगर एनिमल में रिकरेंट टिम्पैनी मिल रही है तो किसकी कंडीशन होगी, दैट विल बी डायफ्रेगमेटिक हार्निया की कंडीशन होगी। ठीक है, अगर एनिमल में क्या एब्डक्टेड एल्बो मिल रहा है तो वो किस में देखने को मिलेगा, पर्टिकुलरली ट्रोमैटिक रेटिकुलाइटिस की कंडीशन में। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, तो उस बेसिस पे सिम्टम्स पे हम पता लगाएंगे। और क्या जनरलाइज सिम्टम्स मिलेंगे, द एनिमल विल बी एनोरेक्सिक, डल, डिप्रेस्ड। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स एनिमल में दिखेंगे। ठीक है, और लैबोरेटरी फाइंडिंग में हमें क्या मिलेगा, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स सेल्स होते हैं उनका जो नंबर है वो बढ़ा हुआ हमें ब्लड में मिलेगा। ठीक है, अब तो पहला क्या तरीका हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स। दूसरा क्या होगा, बाय एक्सरे। ठीक है, बाय एक्सरे, तो जो एक्सरे से हम करेंगे वो क्या होगी, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होगी। ठीक है, क्या होगी, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होगी। ठीक है, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होगी एक्सरे की हेल्प से। ठीक है, कि कंफर्म हो जाएगा कि क्या है एनिमल को, ट्रोमैटिक पेरिकार्डाइटिस है या डायफ्रेगमेटिक हर्निया है या फिर ट्रोमैटिक रेटिकुलाइटिस है। ठीक है, फिर अब इसके बाद डायग्नोसिस हो गई, अब क्या करेंगे हम, ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन बॉडी सिंड्रोम। ठीक है, तो अब हमें कंफर्म हो गया कि इसको यही कंडीशन है, तो ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, दैट इज रूमनोटॉमी। ठीक है, क्या परफॉर्म करते हैं, रूमनोटॉमी, दैट इज द ओपनिंग ऑफ द रूमेन। ठीक है, ओपनिंग ऑफ द रूमेन। ठीक है, तो कैटल में क्या साइट होती है रूमेनोटॉमी की, दैट विल बी, कैटल में क्या साइट होती है, लेफ्ट पैरा लंबर फोसा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रूमेनोटॉमी की साइट क्या होती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द लेफ्ट पैरा लंबर फोसा। ठीक है,
क्यों लेफ्ट पैरालंबर फोसा? क्योंकि रूमेन जो होता है वो किस साइड ऑफ दी एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होता है? ऑन दी लेफ्ट साइड, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट पैरालंबर फोसा पे इंसिजन लगाते हैं, ठीक है। कैसा होता है? इट इज लाइक अ ट्रायंगुलर एरिया, ठीक है। ट्रायंगुलर एरिया होता है लेफ्ट साइड पे, वहां पे हम इंसिजन लगा सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको? दैट विल बी पैरेलल एंड कॉर्डल, पैरेलल एंड कॉर्डल 3 to 4 सेंटीमीटर, ठीक है। पैरेलल एंड कॉर्डल 3 to 4 सेंटीमीटर फ्रॉम दी कहां से? लास्ट रिब, जो हमारी लास्ट रिब होती है वहां से हम पैरेलल और कॉर्डल चलेंगे। कॉर्डल मतलब पीछे की ओर चलेंगे, ठीक है। पैरेलल एंड कॉर्डल कितना सेंटीमीटर? 3 से 4 सेंटीमीटर कॉर्डल एंड पैरेलल टू दी लास्ट रिब, ठीक है। या क्या साइट होगी? लेफ्ट पैरालंबर फोसा, और इसको और वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? पैरेलल एंड कॉर्डल दैट इज 3 to 4 सेंटीमीटर, दैट इज 3 to 4 सेंटीमीटर कॉर्डली टू द लास्ट रिब, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कैटल में रूमेनोटॉमी की क्या पोजीशन होती है, ठीक है। तो रूमेनोटॉमी, तो ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम? रूमेनोटॉमी, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम? रूमेनोटॉमी क्या होती है? ओपनिंग ऑफ द रूमेन, इसकी साइड क्या होती है? लेफ्ट पैरालंबर फोसा, और कह सकते हैं? पैरेलल एंड कॉर्डल टू 3 to 4 सेंटीमीटर टू द लास्ट रिब, ठीक है।